नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपीआरओ एआरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारी आने वाली यूपीआरओ एआरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न शामिल है और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। और भारत परिषद अधिनियम दो हैं, एक 1861 का है, एक 1892 का है। रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग का 1773 का है, पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग का 1784 है। ठीक, क्लियर है बात सारी। अब देखने वाली बात यह है कि किसके तहत नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की बात कर रहा है। तो देखिए प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दरअसल ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि भाई एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स बनाएंगे और 6 कमिश्नरों के अधीन चलेगा काम मामला। अब इसके तहत देखते हैं कि एक चांसलर होता है, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, इसके साथ साथ एक राज्य सचिव और उनके द्वारा नियुक्त किए गए 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। तो इस प्रकार ये 6 सदस्यीय पूरा का पूरा बोर्ड बन जाता है। सारे सैनिक असैनिक राजस्व संबंधी मामलों का नियंत्रण इसके अपने हाथ में आ जाता है और सारी व्यवस्था इसके अनुरूप ही चल रही होती है। अगर मान लीजिए किसी गवर्नर जनरल को किसी भी राजा महाराजा के साथ कुछ भी संधि करनी है, बातचीत या लड़ाई करनी है, तो पहले परमिशन लेनी पड़ती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से, तब जाकर के ही आप आगे बढ़ सकते थे। अदरवाइज आपको आगे बढ़ने की अनुमति किसी भी प्रकार से थी नहीं। क्लियर है बात सारी? तो प्रश्न का उत्तर क्या रह जाएगा यहाँ पे? प्रश्न का उत्तर बी, पिट्स इंडिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है, अफगान और मुगलों के मध्य हुए करनाल युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसने शांति दूत की भूमिका निभाई थी? तो देखिए ये बात हम सभी को पता है कि अफगान और मुगलों के बीच में संघर्ष हुआ था, करनाल का युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं। इस समय नादिरा शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, 1738 की घटना है। तो नादिरा शाह और साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि मोहम्मद शाह, दोनों के बीच में ये पूरा संघर्ष होता है। इसको करनाल के युद्ध के रूप में जाना जाता है। अब दरअसल जिस समय ये युद्ध की स्थिति चल रही थी, उस समय हम लोग ये देखते हैं कि नादिरा शाह ने निजाम उल मुल्क को शांति दूत बना करके भेजा था। लेकिन इस दौरान हम लोगों ने ये देखा कि शांति दूत बना करके भेजा भी था, लेकिन ये पूरा का पूरा युद्ध होता है और इस युद्ध के दौरान हम लोग देखते हैं कि मुगलों की हार होती है, अफगान की जीत होती है, नादिरा शाह की जीत हो जाती है और नादिरा शाह को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस दौरान ये भी देखते हैं कि मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को फिर मीर बख्शी के रूप में नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन, शादत खां, जुल्फिकार खां, खाने दौरा और निजाम उल मुल्क। तो सही उत्तर क्या है हम लोग का? डी, निजाम उल मुल्क। ठीक, निजामुल मुल्क ये वही है जो दक्कन के अंदर व्यवस्था संभालता है पूरी की पूरी और अपना खुद का अलग एक साम्राज्य चला रहा होता है। ठीक, क्लियर है बात सारी की सारी? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है युग्मों पे और पूछा गया है कि कौन सा या से सही सुमेलित है या है, हमें ये बताना है। तो एक तरफ मुगल शासक है, उनको दी जाने वाली उपाधि की बात कर रहा है। जैसे कि बहादुर शाह के लिए उपाधि दे रखी है शाह ए बेखबर, मोहम्मद शाह के लिए उपाधि दे रखी है रंगीला, जहांदार शाह के लिए उपाधि है घृणित कायर और फर्रुख सियर के लिए है लंपट मूर्ख। ठीक, क्लियर है बात सारी की सारी? तो अब ऐसी स्थिति हम लोग देखते हैं कि बहादुर शाह के लिए क्या शाह ए बेखबर की ही उपाधि यूज की जाती थी या नहीं की जाती थी? यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि मोहम्मद शाह के लिए रंगीला दे रखा है और ये वास्तव में सच्चाई है, क्योंकि मोहम्मद शाह जो था ये काफ़ी ज़्यादा मदिरा और इसका सुंदरियों के प्रति या मतलब महिलाओं के प्रति काफ़ी आकर्षण था, तो प्रशासन में ध्यान देने की जगह ये बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया करता था, तो इसलिए रंगीले स्वभाव का था, तो इसलिए इसको मोहम्मद शाह रंगीला ही कहते हैं। ये बिल्कुल सही सुमेलित है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखने वाली बात ये है कि मोस्ट ऑफ जगह पर 2 तो यूज़ हो ही रहा है ना? तो अब ऐसी स्थिति में बाकी और कौन से, क्या बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहते थे? ये बात बिल्कुल सही है कि शाह ए बेखबर ही कहा जाया करता था बहादुर शाह को। यहाँ तक की बात ठीक है। अब क्या जहांदार शाह को घृणित कायर कहते हैं? तो दरअसल यहाँ पर थोड़ा-सा गड़बड़ है। जहांदार शाह को घृणित कायर नहीं बल्कि लंपट मूर्ख कहते हैं और फर्रुख सियर को कहते हैं घृणित कायर। क्योंकि जिस समय हम देखते हैं कि इसके राज्य पर हमले हो रहे थे, तो इसको ललकारा गया, उसके बावजूद ये बाहर लड़ाई के लिए नहीं निकला। तो इसलिए कहते हैं फर्रुख सियर कायर था और इस समय यही पता चला था कि दिल्ली की व्यवस्था जो है वो काफ़ी खराब हो चुकी है। शासक अब पहले की भांति नहीं रह गए हैं। ठीक, क्लियर है कहानी सभी को? तो 2 यानी कि पहला और दूसरा युग्म जो है वही सही सुमेलित है, बाकी गलत सुमेलित है। तो यानी कि सी जो हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। क्लियर है बात सारी? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। टीपू के सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्व वसूली के लिए जागीरदारी प्रणाली को अपनाया, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि के लिए वाणिज्यिक बोर्ड स्थापित किया, अपनी सेना में एक फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी रखी और मस्कट और अदन में अपने राजदूत नियुक्त किए।
ये स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो क्या राजस्व वसूलने के लिए जागीरदारी प्रणाली को अपनाया था उसने, टीपू सुल्तान ने? तो ये गलत है। दरअसल उसने जागीरदारी प्रणाली नहीं अपनाई थी, उसने अपनाई थी रेयत वाली प्रणाली। ठीक है, तो रेयत वाली प्रणाली यहाँ पर सही आंसर बनेगी हम लोग का, ना कि जागीरदारी। इसके अलावा वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि के लिए वाणिज्य बोर्ड स्थापित किया गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। फ्रांसीसी टुकड़े इसने ली थी, जिसकी वजह से अंग्रेज रुष्ट हो गए थे और आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। मस्कट और अदन में अपने राजदूत नियुक्त किए थे, ये वाली बात भी ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, और इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा। क्लियर है बात सारी? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न जो है वो सुमेलित करने के लिए हमें दिया गया है। 2 सूचियां हैं, एक तरफ राज्य हैं और दूसरी तरफ संस्थापक हैं। तो हैदराबाद राज्य किसने की थी स्थापना? ठीक है, अवध, बंगाल और कर्नाटक। संस्थापकों में है शहादत खां, निजामुल मुल्क, शहादतुल्लाह खां, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। देखो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? बहुत ज्यादा फेमस है, मुझे लगता है बहुत इजी भी है। तो हैदराबाद की स्थापना की थी निजामुल मुल्क ने। ठीक है, तो यानी कि 2 रहेगा। अवध की स्थापना की गई थी सादत खां के द्वारा, तो यानी कि यहाँ पर 1 रहेगा। बंगाल का है मुर्शिद कुली खां, यानी कि 4, और कर्नाटक का है सादतुल्लाह खां, यानी कि 3। तो 2, 1, 4, 3 आंसर रहेगा। 2 से कहाँ शुरू हो रहा है? 2 से सिर्फ यहीं पे ही कहानी शुरू हो रही है, और यही हो जाएगा आंसर। 2, 1, 4 और 3। क्लियर है बात सारी? यानी कि बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको दी गई है संधियां, और संधियों को क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है, अलग अलग संधियों को। ठीक है, सुगोली की संधि, बसी की संधि, मंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये 4 संधियां हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन सुगोली की संधि है, तो सुगोली की संधि कब हुई थी? दरअसल सुगोली की संधि अंग्रेजों और नेपालियों के मध्य संघर्ष में हुई थी। 1814-16 के बीच हम देखते हैं कि अंग्रेजों और नेपालियों का संघर्ष होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि नेपालियों को हार का सामना करना पड़ता है, तब जाकर के सुगोली की संधि होती है। तो कब होगी सुगोली की संधि? 1816 में हो जाएगी। दूसरा है बसी की संधि। ठीक है, बसी की संधि, बेसिन की संधि, इसको रूप में जाना जाता है। अब ये क्यों हुई थी? क्योंकि इस दौरान हम लोगों ने ये देखा था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो अंग्रेजों की शरण में जाता है, और अंग्रेजों की शरण में जाकर वो सहायक संधि को स्वीकार करता है, और सहायक संधि स्वीकार करते हुए ये जो संधि होती है, ये संधि 1802 में की जाती है। ठीक, क्लियर है बात सारी? अगला है मंगलोर की संधि। ठीक है, तो मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो देखिए मंगलोर की संधि दरअसल संबंधित है हमारे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से। तो जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1780 से 84 तक चलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखता है, और बाद में एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की स्थिति भी थोड़ी सी समय भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, इसके टीपू सुल्तान के सामने, और टीपू सुल्तान काफी अच्छे से लड़ाई करता है। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जब समाप्त होता है तो मंगलोर की संधि की जाती है। तो इसका समय क्या हो गया? 1784। ठीक है, इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि दरअसल ये संबंधित है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था, तो यहाँ पर 1792 हमें लिख देना है। ये भी बात क्लियर है। तो 4 अलग अलग संधियों के वर्ष हमें मिल गए, क्रोनोलॉजी हम आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? 1784 आएगा, यानी कि 3 पहले रहेगा। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये बचेंगे अब कि 3 को हम पहले रख रहे हैं इस वजह से। 3 के बाद रहेगा 4। ठीक है, क्योंकि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, तो 3 के बाद में 4। अब यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब देखते हैं अगला क्या होता है। तो 1802 और 1816 कौन पहले आएगा? 1802 यानी कि 2 और फिर 1, 3 4 2 1 कहाँ है? 3 4 2 1, यही है आंसर, यानी कि सी रहेगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर है बात सारी? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ करके देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि अमृतसर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह संधि महाराजा रणजीत सिंह और अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत सिंधु नदी को दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित की गई थी। तो बताना है कौन सा ऐसे सही है, 1 2 1 या 2 दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए पहली बात तो ये कि ये जो संधि है क्या महाराजा रणजीत सिंह और अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा के बीच हुई थी या नहीं हुई थी? ये संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। ठीक है, तो रणजीत सिंह तो शामिल थे लेकिन शाह शुजा शामिल नहीं था, क्योंकि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी अमृतसर की संधि। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत है। सिंधु नदी को दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित किया गया था, तो ऐसा भी नहीं हुआ था। दरअसल यहाँ पर यह फैसला किया गया था कि भाई ब्रिटिश सरकार सतलुज नदी के उत्तर के प्रदेश और जनता में कोई भी संबंध नहीं रखेगी। तो सतलुज नदी जो थी उसको विभाजक के तौर पर यहाँ पे निर्धारित किया गया था, ना कि सिंधु को। तो ये भी गलत हो गई, तो दोनों ही गलत है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ना तो 1 ना ही 2। क्लियर है बात सारी? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण।
तिलक ने आयु संबंध विधेयक का विरोध किया था। तिलक विदेशियों के भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप के विरोधी थे। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, तो क्या तिलक ने समर्थन किया था उसको? बिल्कुल नहीं, विरोध किया था। बात ठीक है। क्यों किया था? क्या रीजन यही है कि विदेशियों के भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप के विरुद्ध थे? तो ये वाली बात भी ठीक है। ठीक है, अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, व्याख्या भी ठीक हो रही है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है यहाँ पे। क्लियर बात सारी। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप द्वारा काबुल में गठित अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन देशों ने मान्यता प्रदान की थी? ब्रिटेन, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी और रूस। तो देखिए, हम देखते हैं कि राजा महेंद्र सिंह ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल में दिसंबर 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। इस सरकार के अंदर राष्ट्रपति बनते हैं राजा महेंद्र प्रताप और प्रधानमंत्री बनते हैं बारकतुल्ला। लेकिन जब ये सरकार स्थापित हो जाती है तो उसके समर्थन लेने के लिए राजा महेंद्र प्रताप जाते हैं लेनिन के पास, और जब लेनिन के पास जाते हैं तो इस समय देखते हैं कि जर्मनी और रूस का समर्थन उन्हें प्राप्त होता है। किसका प्राप्त हुआ? जर्मनी और रूस का, यानी कि डी है हमारे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न दे दिया यहाँ पे सूचियों वाला। तो एक तरफ आंदोलन है और दूसरी तरफ नेतृत्व करता है। अरब्बीपुरम आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, सत्यशोधक समाज, गुरुवायूर सत्याग्रह। केक कलप्पन, नारायण गुरु, पेरियार और ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो सुमेलित करना है। वैसे किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, सत्यशोधक समाज तो पता ही होगा सबको, कौन है? ज्योतिबा फुले। तो सी के लिए 4 रहेगा। क्या आंसर निकल सकता है? यहाँ सी के लिए 3 है, ये नहीं होगा। सी के लिए 4 है, ये हो सकता है। सी के लिए 2 है, नहीं होगा। और सी के लिए 1 है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचेगा, यही हम लोग का आंसर है और बी उत्तर रहेगा। एक ऑप्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, आंसर कई बार निकल जाता है, समय बच जाता है। बाकी देखिए, अरब्बीपुरम आंदोलन जो है ये संबंधित है नारायण गुरु से, यानी कि यहाँ पर रहेगा 2। आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये संबंधित है स्वामी नारायण उर्फ पेरियार से। ठीक है, तो पेरियार साहब, यानी यहाँ पे 3 रहेगा। बचा क्या? 1। तो गुरुवायूर सत्याग्रह किसका हो गया? के कलप्पन साहब का हो गया। बात सभी को क्लियर है? तो 2 3 4 1 है। 2 3 4 1 आ गया हम लोग का आंसर। क्लियर है बात सभी को? चलिए, तो इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास थी वो यही कंप्लीट हो जाती है। आज की क्लास के हिसाब से हमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करनी थी, ये चर्चा हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से कर ली है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी के प्रश्नों पर चर्चा होगी आने वाली क्लास में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।